हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आज हम जो है सेक्शन 46 के साथ शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर को, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ठीक है, तो सेक्शन 46 सिंपली क्या बात करता है, ये बात कर रहा है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, कि प्रॉमिस को परफॉर्म करने का क्या टाइम होगा, एंड वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जब आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए कोई भी एप्लीकेशन, यानी कि आपने उसको बोला नहीं है कि भाई परफॉर्म कर दो और टाइम भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो कैसे परफॉर्मेंस की जाएगी, किस टाइम पे की जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना, विद इन रीजनेबल टाइम, आप इसको ये हाईलाइट कर लो, विद इन अ रीजनेबल टाइम किया जाएगा। देखिए, वाई द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन, वाई द प्रोमिसी एंड नो टाइम for performance is specified, so the engagement must be performed within a reasonable time। जब कोई टाइम मेंशन ही ना हो तो आपने विद इन रीजनेबल टाइम में अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करना है। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को करना है। ठीक है, अब इसमें ये व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्या माना जाता है, इसको एक तथ्य का प्रश्न माना जाता है कि व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब आते हैं सेक्शन 47 पे, कि 47 बात करता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन टू बी मेड। जहाँ पर टाइम तो फिक्स्ड है, सेक्शन 46 में टाइम फिक्स नहीं था, तो हमने बोला कि रीजनेबल टाइम है, और आपको सिर्फ यही वर्ड से क्वेश्चन बनता है, इतना डीपली को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जब टाइम स्पेसिफाइड है बट लेकिन एप्लीकेशन के किस पक्षकार के द्वारा कहा जाएगा, पहले प्रॉमिसर के द्वारा या प्रॉमिसी के द्वारा कि भाई परफॉर्मेंस करो, तो वो चीज़ कौन करेगा, वो 47 बता रहा है कि व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application। और यहाँ पे क्या करना है, प्रॉमिसर को किसी प्रकार की उसको सूचना या फिर जानकारी लिए बिना कि भाई मैं परफॉर्म करूँ ना करूँ, क्या करना है, उसको परफॉर्म करना ही होगा। तो प्रॉमिसर मे परफॉर्म इट, द प्रॉमिसर यहाँ से हाईलाइट करना शुरू कीजिएगा, द प्रॉमिसर मे परफॉर्म इट at any time during the usual hour of the business, during the usual hour of the business on a such day at the place at which the promisee out to be performed। तो आपने ये जो लाइन है ना, इसमें एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, इसको हाईलाइट करना है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आते हैं 48 में, सिर्फ आपको वह कीवर्ड्स बता रही हूँ जहाँ से हमारा जो है MCQ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन, और देखो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, इलिस्ट्रेशन को नहीं छोड़ना है, तो इलिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है। अब आते हैं सेक्शन 48 पे, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड अ प्रॉपर प्लेस। क्या जब अमुक दिन पर पालन के लिए एप्लीकेशन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। क्या बोल रहा है, व्हेन अ प्रॉमिस, जब कोई प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रॉमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट। और यहाँ पे प्रॉमिसर ने कोई भी काम नहीं किया है टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय दी प्रॉमिसी, कि प्रॉमिसी के कहने के मतलब जब प्रॉमिसी कहेगा वो तभी परफॉर्म करेगा, और प्रॉमिसी ने बोला नहीं तो उसने अपनी तरफ से भी कोई भी बात नहीं बोली कि भाई मैं अपनी जो प्रोमिसेस है उनको परफॉर्म करूं या ना करूं। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी, किसकी ड्यूटी बता रखी है यहाँ पे 48 में, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस विद इन अ यूजुअल आवर ऑफ अ बिजनेस। तो 48 में सिंपली बता रहा है कि जो एप्लीकेशन होगी वो प्रॉमिसी के द्वारा किया जाएगा, किस लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एट अ प्रॉपर प्लेस पे एंड विद इन यूजुअल आवर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे कोई भी अपन जो एक स्कूलिंग टीचिंग करने का जो टाइम रहता है, मोस्टली 10 से लेके 4 बजे तक का रहता है, स्कूल्स का टाइम अलग होता है। तो अगर कोई भी आपको अपनी प्रॉमिस फुलफिल करनी है तो वही यूजुअल जो आवर होते हैं बिजनेस के, उसी में करनी है। नाउ कम टू द सेक्शन 49। सेक्शन 49 इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, कि क्या प्लेस रहेगा परफॉर्म करने को प्रॉमिस को, वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड, जहाँ पर कि कोई एप्लीकेशन नहीं की गई है, और नॉट प्लेस इज फिक्स्ड फॉर अ परफॉर्मेंस, इवन प्लेस भी फिक्स नहीं है, तो तब क्या होगा, तो व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी
परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन, जहाँ पर की जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म होनी है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, सो नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर। सेक्शन 48 में किसकी ड्यूटी देखी थी? प्रॉमिसी की ड्यूटी देखी थी कि भाई उसने करना है यहाँ पे अप्लाई। अब यहाँ पे जो सेक्शन 49 है इस जगह पे अप्लाई होना चाहिए वाई दी प्रॉमिसर टू अप्लाई टू द प्रॉमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एट अ सच प्लेस। तो उसने क्या पूछना है कि हाँ भाई बताओ कि मैं ये गुड्स को कहाँ डिलीवर कर दूँ, तो वो आपको एक प्रॉपर प्लेस का नाम बताएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एप्लीकेशन किसको करनी है? प्रॉमिसर को। प्रॉमिसी से पूछना है कि भाई मैं अपने ये जो भी आपने सामान मंगाया है, जो भी ट्रांजेक्शन रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किस बात पर आधारित है, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग। तो ये सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस बताएगा। तो इलिस्ट्रेशन हो गया ना क्लियर। तो यहाँ पे रीजनेबल प्लेस, तो इसमें 49 में प्रॉमिसर है और रीजनेबल प्लेस उसको बताना होगा, किसको? प्रॉमिसी को बताना है और वो उससे पूछेगा। अब आते हैं सेक्शन 50 पे। सेक्शन 50 क्या बात कर रहा है? परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी। तो अब हमारे प्रॉमिसर भैया को वही काम करना है जो प्रॉमिसी ने बोला है, वही काम करना है जो प्रॉमिसी ने बोला है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब और सैंक्शन। जो प्रॉमिसी ने बोला उस तरीके से आपने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करना है, उसी तरीके से उसको करना है, ठीक है। मेड, हाँ मैं मेड इन एनी मैनर। इसके लिए इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं आप लोग, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग इलिस्ट्रेशन रीड करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 51 पे। सेक्शन 51 इज टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है? देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए हमने सबसे पहले 2F में आप देख सकते हैं, 2F सेक्शन निकालिए, उसकी क्या डेफिनेशन लिखी है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। यहाँ पर कंसिडरेशन होता है फॉर ईच अदर। देखते हैं, अभी आप निकालो 2F, जो सेक्शन है ना 2, उसमें F में डेफिनेशन दे रखी है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी कि एक दूसरे के लिए काम करना, कि अगर आप मुझे 10 रुपीज़ दोगे तो मैं आपको ये पानी की बोतल दूंगा, या फिर कह लो कि अगर आप मुझे 50,000 रुपीज़ दोगे तो मैं आपको अपनी बाइक सेल कर दूंगा। तो इसमें रेसिप्रोकल के एक व्यक्ति के द्वारा कुछ काम होगा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा कुछ काम होगा, ठीक है। और ये काम कब कैसे होगा तो उस मैनर को भी यहाँ बताया जाएगा। तो 51 का सिंपली सेज दैट कि प्रॉमिसर नॉट बाउंड, जो अपना प्रॉमिसर है, ऑफरर है, वो बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए क्या अपनी प्रॉमिस को, जब तक कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी ना हो, बिलिंग ना हो टू परफॉर्म इट। रेसिप्रोकल जो अपना प्रॉमिसी है वो रेडी ना हो, बिलिंग ना हो टू परफॉर्म इट। सिंपली व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जब भी अपने संविदा में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होती हैं एंड टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, तो क्या होगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस से, कि तो वो कैसे होंगी, साथ साथ होंगी। आप एक हाथ मुझे आप ये दो और एक हाथ अपना सामान लो, तो हो गया ना, साथ साथ आपको परफॉर्म करना है। नो प्रॉमिसर नीड, तो ये नहीं कि एक व्यक्ति ने पहले करना है दूसरे ने, साथ साथ दोनों। No promiser need perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A एंड B हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं A के साथ कि भाई वो A क्या कहता है कि वो डिलीवर करेगा गुड्स B को, और वो भी B को क्या देगा, पैसा देगा ऑन डिलीवरी पे। तो यहाँ पे A को डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है गुड्स तब तक जब तक कि B रेडी ना हो, बिलिंग ना हो टू पे द गुड्स ऑन डिलीवरी। एंड सेकेंड उसमें जो लाइन है, बी नीड नॉट टू पे द गुड्स अनलेस ए इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर ऑन अ पेमेंट। सही बात है ना, कि आपने कुछ बोला कि मैं ये काम करूंगा, सामने वाले ने बोला मैं ये काम करूंगा, तो दोनों को साथ साथ करना होगा। अगर एक बंदा नहीं कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है करने की, तो वो सामने वाला उस पर बाहर नहीं होगा, वर्डन वो नहीं होगा कि भाई ठीक है। प्रॉमिसर
अब आते हैं 52 पे। अब ऑर्डर क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस परफॉर्म करनी है तो पहला कौन करेगा ये बताओ। अब ये सेक्शन 52 आपको क्लैरिफाई करेगा। सेक्शन 52 का मार्जिनल नोट सिंपल कह रहा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, order of performance of reciprocal promises, where the order in which the reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कंसिस्ट हो रही हैं और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में पक्षकारों ने ये फिक्स कर लिया है कि किसको पहले परफॉर्म करना है, तो अकॉर्डिंग टू इट दे विल बी परफॉर्म, अदरवाइज दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, और वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट सो दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर, विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज द रिक्वायर। ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स किया हुआ है कि भाई हु विल परफॉर्म फर्स्ट देन, तो वो पार्टी परफॉर्म करेगी। अगर नहीं किया गया है तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रिक्वायर करता है, सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 53 पे। सेक्शन 53 इज टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, यानी क्या लाइबिलिटी होगी ऐसी पार्टी की जिसको रोक दिया गया है क्या करने से कि भाई इवेंट को ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। 53 सिंपली आपसे ये कह रहा है जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उसका प्रिवेंशन करने वाले पक्षकार का क्या दायित्व होता है। अगर जैसे कि मैं अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करना चाह रही हूँ, उसको परफॉर्म करना चाह रही हूँ, बट सेकेंड पार्टी इज क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग मी टू नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो भाई अब इसमें मेरी क्या फॉल्ट है, उसकी क्या लायबिलिटी है। देन नाउ लेट्स सी, ये कह रहा है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कॉन्टेन करे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को, एंड वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर, एंड फिर एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को रोका जाना चाहिए फ्रॉम द परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। जैसे ही एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को रोक रहा है, जिस पक्षकार के द्वारा रोका जा रहा है उस पक्षकार फिर वो क्या होगा, और जिसको रोका गया है वो रोके गए वाला पक्षकार क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को शून्यकरणीय करार करवा सकता है। विकम, ये बोल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट विकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, एंड ही इज इंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस। और इवन यहाँ पर आप उसका एक राइट क्रिएट हो गया है कि वो कॉम्पनसेशन भी क्या कर सकता है, कॉम्पनसेशन भी रिकवर कर सकता है फॉर द लॉसेस विच ही sustain in consequence of the non-performance of the contract, non-performance of the contract। क्लियर हुआ। यहाँ पे लाइव एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को उसकी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से रोका। अब जो व्यक्ति रोक रहा है, वो जो व्यक्ति रोक रहा है और जिसको रोका गया है, रोकने वाला व्यक्ति वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है। इवन उसके जो परफॉर्म न करने से कोई भी अगर क्या बोल सकते हैं इंजरी हुई है या फिर कोई भी उसको नुकसान उठाना पड़ा है, लॉस को बियर करने के लिए वो कॉम्पनसेट भी करवाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 54 पर। 64 इट्स टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल promises। क्या प्रभाव होगा ऐसे डिफॉल्ट का as to that promise which should be first performed in a contract consist of reciprocal promises। सेक्शन 54 सिंप्लीफाई कर रहा है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, फर्स्ट कंडीशन कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तो होना ही अनिवार्य है क्योंकि हम उसी का पार्ट पढ़ रहे हैं, हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं, इसलिए तो सच दैट कि वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म, उनमें से एक को परफॉर्म नहीं की जा सकती, और दैट इज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम टिल द अदर हैज़ बीन परफॉर्म, और वो क्लेम भी नहीं की जा सकती जब तक कि दूसरा उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार ना हो। द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म इट, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to other party to the contract for any loss which such other party may sustain by non-performance of the contract, loss such other party may sustain by non-performance of the contract। ठीक है,
54 क्लियर हुआ। तो अब आते हैं सेक्शन, और इलिस्ट्रेशन प्लीज डोंट लेफ्ट इट, आपको ये करना ही होगा, इलिस्ट्रेशन आपको रीड करनी ही है, और इलिस्ट्रेशन को एटलीस्ट 1-2 टाइम आपने रिवाइज करना है। अब आते हैं सेक्शन 55, कोर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कोर है एक तरह का, 55 एंड 56। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल, इन अ टाइम इज इसेंशियल। सिंपल क्या है, अब क्या प्रभाव होगा ऐसे परफॉर्मेंस का जो फिक्स टाइम पे नहीं हो पाया है और जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाइम इसेंशियल था। विद इन टाइम आप अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से फेल हो जाते हो, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी क्या होगा, सीखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 55 कह रहा है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पे एक पक्षकार क्या करना चाह रहा है, कोई भी सर्टेन थिंग कर रहा है एट अ टाइम या फिर बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, on a certain thing at or specified times and fail to do any such thing at or before the specific time, the contract so much of it as not been performed become a voidable, पहली relief, become a voidable at the option of the promisee। किसके ऑप्शन पे voidable हो रहा है, at the option of promisee if the intention of the parties was time should be the essence of the contract। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी है और शादी में हलवाई को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि आपने मान लो 1 जनवरी को क्या करना है, आकर खाना बनाना है, वो भी 12 बजे के बीच में। अब यहाँ पे टाइम इज एसेंशियल फॉर अस। अब वो हलवाई क्या करता है, वो 12 बजे के चल रहा है, वो 2 बजे आ रहे हैं, ठीक है, 1 तारीख को, और हमें 12 बजे से पहले खाना चाहिए था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं ना, अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं। वॉइडेबल का मतलब होता है शून्यकरणीय करवा सकते हैं, यानी जो संविदा में जो इफेक्ट था उस इफेक्ट को खत्म करवा सकते हैं। पहला ऑप्शन इसने हमें ये दिया कि शून्यकरणीय करवा लीजिए। उसके बाद जबकि टाइम इसेंशियल। सेकंड, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल। अगर मान लो कि टाइम इसेंशियल नहीं है, आप ये बोलते हो, पर क्या, इफ it was not the intention of the party that the time should be the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specific time, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure। अगर टाइम इसेंशियल नहीं था तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल नहीं करा सकते हैं, पर लेकिन आपको एक अदर रेमेडी दे रखी है जिसमें बोला गया कि आप क्या रिकवर कर सकते हो, कॉम्पनसेशन रिकवर कर सकते हो। वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। कि एक पहले राइट में बोला कि टाइम इज एसेंशियल, देन यू कैन एट द ऑप्शन ऑफ यू, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि भाई हम कॉम्पनसेशन भी करवा सकते हैं अगर नुकसान हुआ है, बट टाइम शुड नॉट बी एसेंशियल हियर। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट अ टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन। क्या प्रभाव होगा ऐसी स्वीकृति का जो कि एट अ टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, उस समय पे जो सहमत हुए थे वो समय पे परफॉर्मेंस नहीं हुई है, किसी अन्य समय पे हुई है। देन लेट्स सी, ये कह रहा है कि इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्री, सो द प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। एक कुछ व्यक्ति बहुत ही लिबरल होते हैं और ये कह लेते हैं चलो ठीक है भैया, आप 12 बजे नहीं आए तो 2 बजे से खाना बनाना शुरू करो, क्योंकि भाई खाना तो चाहिए ना, इस तरीके के। तो वहां पर क्या होगा, फिर आप उसको वर्डेबल नहीं करा सकते हैं। व्हेन तुमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि चलो आप लेट हो गए, इट्स ओके, तो अब यहाँ पे क्या ही कॉम्पनसेशन रिकवर करोगे जब आप पहले से स्वीकृति दे रहे हो उसको। तो वही बात है कि if in case of contract voidable on account of the promisor failure to perform his promise at the time agree, so the promisee accept performance of such promise at time other than the agreed, so the promisee cannot claim compensation। तो आप अपने क्लेम से क्या कर रहे हो, बेव कर रहे हो, अपना अधिकार छोड़ रहे हो कॉम्पनसेशन को क्लेम करने का, बिकॉज यू एक्सेप्ट इट, है ना, एट एनी टाइम but not specified time। So and loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agree, unless लेकिन at the time of such acceptance he give notice to the promiser of his intention to do। but लेकिन यहाँ पे promisee को क्या करना होगा, अपनी intention को show करना होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्लियर टू ऑल।
55 क्लियर है ना सबके लिए। अब आते हैं एग्रीमेंट टू डू अ इम्पॉसिबल एक्ट। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, 56 इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन बनता है इधर से फॉर द PCSJ एंड फॉर द अदर जुडिशरी एग्जाम, बट फॉर द एकेडमिक पर्पज हम इसको यहाँ से भी एक मेंस का क्वेश्चन बन जाता है थ्योरेटिकल। ठीक है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। 56 का सिंपल ये कहना है कि अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करते हो जो कि करना असंभव है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई वो परफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होंगे। कैसे होंगे? ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है, सो वी विल आल्सो यूज द एग्रीमेंट वर्ड कि वो वाइड होते हैं। एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड। कैसे होंगे? वाइड होंगे। नाउ contract to do act afterward become impossible or unlawful. Contract to do an act afterward become impossible or unlawful. अब ये कह रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वैलिड है, बट इम्पॉसिबल हो गया, अनलॉफुल हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप अमेरिका से शूज़ मंगा रहे हो, ठीक है, लेदर के शूज़ मंगा रहे हो, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मुझे 50 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, कहाँ से? लंदन से आना चाहिए, और वो इंडिया के अंदर सेल किए जाएंगे। पर होता क्या है, अपने भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाते हैं, और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है कि आज से अमेरिका से आई हुई गुड्स कैसी होंगी, वो आना बैन होगा, और आएंगी तो वो जब्त कर ली जाएंगी, और ये काम इलीगल होगा। तो हो गया ना अनलॉफुल। पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? वैलिड था, पर लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वजह से अब वहाँ से व्यापार या ट्रेड एंड कॉमर्स करना कैसा हो गया? इलीगल हो गया। तो बस, तो फिर ऐसा इसमें इस पार्टीज का हैंड नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का एक वो है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू इन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विकम, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बन चुका है, वैलिड है, बट बिकम इम्पॉसिबल बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, एंड अनलॉफुल बिकम वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है, सो बिकम वॉइड व्हेन द बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ये तो हो गया अनलॉफुल वाला। इम्पॉसिबल कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति क्या करता है, अगर किसी की शादी है, और आजकल शादी सीजन भी है, मैरिज हॉल आपने बुक किया है, और जैसे कि 1 जनवरी को किया, और 1 जनवरी जिस दिन वो जो हॉल है बहुत अच्छी हालात में, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है, देन एट द टाइम ऑफ द मैरिज 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को मान लेते हैं, 31 दिसंबर को हॉल में आग लग जाती है, वो जलकर राख हो जाता है। देन क्या उसमें शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है? नहीं। तो वो कैसा हो गया? इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म इट। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी कैसा होगा? वो वॉइड हो जाएगा। नो कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल अनलॉफुल। तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको थर्ड पैरा में देखना है, वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और विच विथ रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन एंड विच द promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make a compensation to such promisee for any loss which such promisee sustain through the non performance of the promise। यहाँ पे बोल रहा है कि जो impossible act की अगर promiser को knowledge है then he will be liable to pay या pay some money to the promisee। अगर वो aware नहीं है of the fact of impossibility and the fact of the unlawfulness, then that time he will be exempt from his all liabilities। ठीक है, यहाँ पे उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको देखना है कॉम्पनसेशन आप तभी दे पाओगे या फिर रिकवर कर पाओगे व्हेन द प्रॉमिसर हैव नॉलेज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? I hope the all sections will be clear and now can be अभी 2 सेक्शन और कर लेते हैं उसके बाद okay now come to the reciprocal promises to do a thing legal and also other thing is legal। मान लो अगर reciprocal promise में से एक promise ऐसी है जो legal है और एक promise ऐसी है जो illegal है, तो then legal वाली perform की जा सकती है और illegal वाली perform की जा सकती है। क्या देखते हैं कि we a person reciprocally promise
and firstly to do a certain thing which are legal, and secondly under specify under circumstances to do certain other thing which are illegal. The first set of promise is contract but the second is void agreement. अगर किसी व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में भी वन पार्ट ऑफ प्रॉमिस इज लीगल एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉमिस इलीगल, दैट्स मीन द सेट ऑफ यानी लीगल पार्ट वाला आप परफॉर्म कर सकते हैं और जो सेकंड प्रॉमिस है वो वॉइड होगी, तो उसको आप लीगल परफॉर्म नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ कम टू द सेक्शन 58. सेक्शन 58 इज टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल. Alternative promises, word is not used here. Reciprocal promises. And what is the alternative? बोलते हैं कि अगर आप एप्पल नहीं खा रहे हो तो ऑरेंज खा लो, एक फॉर एग्जाम्पल ना, ऑल्टरनेट होता है ना, किसी देते हैं. जैसे कि इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इज इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी परफॉर्म. द लीगल ब्रांच कैन बी परफॉर्म. जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, सिंपली दोनों को अगर अंडरस्टैंडिंग की जाए, बस वर्ड का ही थोड़ा सा फेर है, लिटिल एक थिनर लाइन है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेक्शन 57 और 58 को. इसलिए 58 का सिंपल एग्जाम्पल समझ लेते हैं. जैसे ए एंड बी है वो एग्री हो जाते हैं. ए ये कहता है कि भाई वो बी को 1000 रुपये देगा और बी ये कहता है कि उसके बाद बी जो है डिलीवर करेगा ए को राइस और स्मगल्ड ओपियम, वो ओपियम देगा. तो ओपियम अपने यहाँ पे स्मगलिंग करना वो एक तरह का इलीगल वर्क है, इसलिए राइस वाला जो पार्ट है वो परफॉर्म कराया जा सकता है, ओपियम वाला परफॉर्म नहीं कराया जा सकता. बिकॉज द हम पहले ही पढ़ के आए थे इन द इसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के आर ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल नॉट अ अनलॉफुल, दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड. एंड नाउ सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट आई वांट टू से. एंड सर्दी है, स्टे हैप्पी.